हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम के प्रिपरेशन में। लेक्चर नंबर 1 है आज। तो आज हम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे। जो भी चीज़ें आपके लिए सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो सिलेबस है डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको, अगर सिलेबस डिक्लेयर भी होगा तो भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें चलेंगे। अगर आप इस सेशन को अच्छे से देखते हो तो आपको कुछ भी चीज़ें सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम एक हायरार्की मेंटेन करके चलेंगे। कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, आप किसी भी फूड की बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करो, चाहे डिफरेंट किसी सेक्टर में बात करो, तो आप देखोगे कि हायरार्की होती है। सबसे पहले एक मिनिस्ट्री होती है, उसके बाद में एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वो सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है। उसके बाद में उसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है फूड को लेकर के, फूड सेफ्टी को लेकर के। अगर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाने हैं, रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, अगर कोई रेगुलेशन बनाने हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको लेकर के बना सकती है। कोई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू करना है तो भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी अथॉरिटी होती हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि डिफरेंट स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो अपने लेवल पे अपने जरिस्डिक्शन में इन सारी चीज़ों को मेंटेन करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम समझेंगे वन बाय वन। तो आज हम देखेंगे जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ एफएसएसएआई, यानी कि एफएसएसएआई की जेनेसिस कैसे हुई, उसके बाद में इवोल्यूशन यानी कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती चली गई टाइम टू टाइम। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और आपको सिंपली नोट्स बनाने हैं अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। ये बस इसलिए है कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो आपको मिल पाए। इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर लो, इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेसिस एंड इवोल्यूशन के बारे में अगर बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले देखो हमें एक बेसिक पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री में अगर किसी भी, आप देखोगे किसी भी सेक्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो फूड सेक्टर हो, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों को हमें रेगुलेट करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लॉ। अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। तो हमें यहाँ पर फूड के सेक्टर में भी फूड सेफ्टी को लेकर के, फूड सेफ्टी का जो इकोसिस्टम है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती गई। 1947 में हम क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। तभी से धीरे धीरे हमें जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होती चली गई, वैसे वैसे हम क्या करते चले गए, एक्ट और ऑर्डर्स वगैरह यानी लॉज वगैरह को बनाते चले गए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1947 में वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर की ज़रूरत पड़ी लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट के बारे में एक ऑर्डर को बनाया गया, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करी गई कि क्या क्या रूल्स वगैरह होने चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि जो इसको परचेज कर रहा है या फिर कंज्यूमर वगैरह जो ले रहा है उसके लिए क्या क्या राइट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो थी वो एक पर्टिकुलर इसमें ऑर्डर में मेंशन करी गई वेजिटेबल और ऑयल प्रोडक्ट्स रिलेटेड। उसके बाद में धीरे धीरे आप जाओगे तो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो देखोगे जैसा कि नाम से लग रहा है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, इसका काम क्या था कि अडल्ट्रेशन को रोकना। कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो देखा जाने लगा कि कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए एक तरीके से क्या करने लगे, अडल्ट्रेशन करने लगे, जो कि क्या है, बहुत खराब चीज़ है। फूड की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है और जितना न्यूट्रिशन लेवल मिलना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को वो नहीं मिल पाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। इसका मेजर पर्पस था अडल्ट्रेशन को रोकना। उसी तरीके से फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर बनाया गया फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद में इसी तरीके से मीट प्रोडक्ट के लिए, फिर एडिबल ऑयल के लिए मिल्क एंड मिल्क ऑर्डर बनाया गया मिल्क प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल और डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर बनाया गया 1967 में। ऐसे करके आप देखोगे कि धीरे धीरे हमें ज़रूरत महसूस होती चली गई और हम चीज़ों को बनाते चले गए। लेकिन एक बड़ा चेंज होता है 2006 में।
एक्चुअली ये 2005 से ही चीज़ें मतलब हो रही होती हैं, ड्राफ्ट वगैरह बात चल रही होती है। 2006 में एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। 2006 में हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि FSSA 2006। इस एक्ट से सारी चीज़ें बदल जाती हैं और इसमें क्या होता है कि इन सभी जो एक्ट थे इनको रिपील्ड करके और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे उन सभी को क्या किया गया, एक ही एक्ट में कंसोलिडेट कर दिया गया, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सबसे पहले जो था ये जो 7, यहाँ पर 7 है, 7 जो एक्ट थे इनको रिपील करके एक 2006 में एक एक्ट लाया गया जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में क्या होता है, आगे जाकर के एक बॉडी इस्टेब्लिश होती है जिसको हम बोलते हैं FSSAI। ठीक है, तो सबसे पहले एक्ट जो थे उनको रिपील किया गया। 2006 में एक लाया गया एक नया एक्ट जिसमें सारी चीज़ों को क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया, जिसको बोला गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में उसमें एक सेक्शन मेंशन किया गया, सेक्शन नंबर 4, वही उसमें ये मेंशन था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखोगे मेंशन है दीज वर रिपील्ड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट 2006। तो FSSAI वाज कॉन्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश इन 2008। तो ये जो एक्ट था इसमें प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया, जैसे हमने सारे एक्ट को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया, इन सभी को रिपील किया, वैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए जो पूरे कंट्री में एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड्स वो बनाए वो ऑल ओवर कंट्री में क्या होने चाहिए, इंप्लीमेंट होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोला गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में 2008 में ये एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद में FSSAI ने अपना जो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट किया 2011 से स्टार्ट किया। तो कहीं कहीं पर अगर आपको 2008 देखने को मिलता है तो आप उसको मार्क करोगे, अगर 2008 नहीं 11 मेंशन है तो आप 11 को मार्क करोगे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखें कि जेनेसिस ऑफ FSSAI कैसे हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में FSSAI या फिर स्टेट में आप किसी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक एपेक्स बॉडी और थी जो है मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर लिखा गया है द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर द एक्ट इज असाइंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ऐसा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसको असाइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। उसके बाद में यहाँ पर देखो 5 सितंबर 2008 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस डेट को नोटिफाई किया गया कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कि इसका FSSAI का। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बदलती गई। उस एक्ट में ये भी मेंशन किया गया था एज पर द एक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर द FSSAI शैल बी इन दिल्ली। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो FSSAI है अपने अदर रीजनल ऑफिसर्स वगैरह को सेटअप कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हेड ऑफिस वो न्यू दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ आज के टाइम पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो FSSAI के पास में इनिशियली 6 रीजनल ऑफिस थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 रीजनल ऑफिस देखने को मिलते हैं। एक जो है वो आपका दिल्ली NCR में है, एक मुंबई में है, कोलकाता में है, एक चेन्नई में है। ये 4 रीजनल ऑफिस अभी के टाइम पे FSSAI के हैं। इनिशियली 6 रीजनल ऑफिस थे। एक जो आपका था वो गुवाहाटी था। ठीक है, तो गुवाहाटी वाला जो रीजनल ऑफिस था वो कोलकाता में ही एक तरीके से मर्ज हो गया। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि एक आपका जो था वो कोच्चि में था। ठीक है, तो कोच्चि में था एक रीजनल ऑफिस, वो भी आपका चेन्नई में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि अभी के टाइम पे आपके 4 रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। FSSAI एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2008 में, इफेक्टिवली वर्किंग स्टार्ट हुई 2011 में। सेक्टर जो है इसका वो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। जरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो इंडिया है। ठीक है, इंटरनेशनल को ये नहीं देखता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन अभी के टाइम पे जो राजेश भूषण सर हैं,
हो सकता है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चेंज गए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना आप, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो अरुण सिंघल सर है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी के टाइम पे ये है, ये भी आगे हो सकता है चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको उसके साथ में चेक कर लेना, ठीक है। पेरेंट एजेंसी की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक मेजर एजेंसी है, मेजर मिनिस्ट्री है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अभी देखा होगा कि आपने अभी न्यूज़ में चल रहा है आईएनआर के बारे में। आईएनआर मतलब क्या है? इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग। तो एफएसएसएआई और बहुत सारे लोगों के साथ में बात करके एक नया जो है ड्राफ्ट वगैरह इशू किया है एफएसएसएआई ने, जिसमें इस बारे में बात करी जा रही है कि अभी जितने भी फूड हैं, फूड के जो लेबल हैं उसके ऊपर आपको न्यूट्रिशनल रेटिंग देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे कि किसी फूड के ऊपर 5 स्टार रेटिंग है तो वहाँ पर देखोगे कि फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो इन सभी के बारे में अभी बात चल रही है, जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो आपको एक इस पर भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, अच्छा हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एक्ट है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर हम बात करें, एक्ट में 12 चैप्टर हैं। इन सब के बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो एक्ट का बेसिक आइडिया अगर आपको लेना है तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप और डिटेल में चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जो एक्ट है वो यहाँ पर क्या देता है? पावर्स देता है किसको? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स देता है। वो क्या है? वो यहाँ पर मेंशन है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट के बाद में एक बिल, वो जब पार्लियामेंट में पास होता है तो हम उसको बिल बोलते हैं। उसके बाद में जब प्रेसिडेंट होते हैं, जब उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है। यानी कि किसी चीज़ पे अगर बात चल रही है तो वो अगर एक सबसे पहले जो होता है वो ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट के बाद में जब वो बोथ हाउसेस से पास हो जाता है, जिसको हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, तब वो बिल बन जाता है। उसके बाद में जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक है याद रखना है। तो फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन विच कैन इंश्योर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ने एफएसएसएआई को ये पावर दी है कि वो क्या कर सकते हैं? रेगुलेशन बना सकता है। एफएसएसएआई, ध्यान रहे, रूल्स नहीं बनाने की पावर है, यहाँ पर रेगुलेशंस बनाने की पावर है एफएसएसएआई को, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज फॉर फूड टेस्टिंग, तो फूड टेस्टिंग को लेकर के भी ये गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एफएसएसएआई है, कुछ भी अगर फूड से रिलेटेड कुछ भी है तो टेक्निकल सपोर्ट वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद में कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इन फूड, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में इंटरनेशनल के बारे में, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कलेक्टिंग एंड कोलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग द कंजम्पशन, कंटामिनेशन और इमर्जिंग रिस्क, इन सभी फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी लगभग रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएसएसएआई की होती है। फिर उसके बाद में आप देखोगे डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना और अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जिससे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में आइडिया हो सके और फूड सेफ्टी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें क्या मेंशन है कि एफएसएसएआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, ठीक है। मेजर क्या है कि पब्लिक हेल्थ को एक तरीके से क्या करना? प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। एंड द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, तो वहाँ पर एज पर सेक्शन 31 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, every food business operator in the country is required to be licensed under the food safety and standard authority of India। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके ऊपर आपको एफएसएसएआई का लोगो देखने को मिलता है। तो यानी कि आपको एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप किसी भी फूड का बिजनेस कर सकते हो, या फिर सेल परचेज हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी कि एनी टाइप ऑफ बिजनेस अगर आप फूड से रिलेटेड करना चाहते हो तो आपको एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये बात कहाँ से निकल के आती है? ये बात निकल के आती है सेक्शन नंबर 31 ऑफ द सबसेक्शन 1, ठीक है। तो ये कहाँ पे मेंशन है? ये सब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में मेंशन है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफएसएसएआई एज फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी को लेकर के
एफएसएसएआई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर आप देख लोगे कि प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, एफएसएसएआई की, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड इशू गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड जो भी मेथोडोलॉजीज हैं उनको लेकर के यहाँ पर क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है और प्रमोट करना है चीज़ों को। ये काम किसका है, ये काम है एफएसएसएआई का, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी देना, क्योंकि आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर किसी अदर स्टेट की, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द एम टू फैसिलिटेट अ साइंटिफिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क by the coordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint project है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तरीके से establish a system of network of organization, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जब आप पढ़ोगे तो जब स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर फूड के लिए, जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बनता है तो उसमें बहुत स्टेट गवर्नमेंट का रिव्यू भी मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका रिव्यू भी मांगा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिव्यू मांगा जाता है। तो इसके लिए ड्राफ्ट इशू करता है कौन, एफएसएसएआई। तो 60 डेज का टाइम होता है। तो एक तरीके से उसमें क्या होता है कि सारे लोगों से एक कंसर्न मांगा जाता है कि आपका क्या कहना है, इसके लिए चीज़ें कैसे होनी चाहिए, ये सही है, मेरिट क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो एक तरीके से एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश करना, ये भी एफएसएसएआई का काम होता है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एफएसएसएआई को हर सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना है, ठीक है। कहने का मतलब है टेक्निकल असिस्टेंस देना है, क्योंकि एफएसएसएआई के बारे में जब आप पढ़ोगे तो एफएसएसएआई के पास में साइंटिफिक कमिटी है, साइंटिफिक पैनल है, जिसमें आप देखोगे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो टीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज जिन्होंने हासिल करी है, तो वो पर्टिकुलर इश्यूज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, उसको क्या करना है, उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी एफएसएसएआई का काम होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिटेल में और चीज़ों को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये ई बुक है इसको आप ले सकते हो, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जा पाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो मेजर रोल एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी और एफएसएसएआई। पहले हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर हम रोल और फंक्शन के बारे में बात करें तो देखोगे आपकी कॉमन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत चीज़ें अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर समझ सकते हो चीज़ों को। द मेन रोल ऑफ अथॉरिटी इज रेगुलेट, ठीक है, एंड मॉनिटर मैन्युफैक्चरर, processing, distribution, sale and import of food while ensuring safe and wholesome food to consumer. The act lay down the following main function of the discharge by authority, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेजर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर मेजर रोल की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका काम क्या है, रेगुलेट करना और मॉनिटर करना, किसको, मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आर्टिकल को, सेल, इंपोर्ट, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को क्या करना, रेगुलेट करना और मॉनिटर करना। यहाँ पर देखो और चीज़ें मेंशन है, जैसे फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन बनाना, फिर ग्रांटिंग एफएसएसएआई फूड सेफ्टी लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन वगैरह जो फूड बिजनेस ऑपरेटर को चाहिए होता है उसके लिए कौन ग्रांटिंग करता है, एफएसएसएआई ग्रांटिंग करता है। तो फिर उसके बाद में लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर लेबोरेटरी इन द फूड बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में टू प्रोवाइड सजेशन टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, गवर्नमेंट को फूड से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है तो वहाँ पर एफएसएसएआई अपना सजेशन दे सकता है। टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग कंटामिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफाइंग लिमिट फॉर एडिटिव्स, जो फूड एडिटिव्स होते हैं आप देखते हो कि वहाँ पर मेंशन होता है कि किसी भी फूड में क्या लिमिट होनी चाहिए फूड एडिटिव्स की, अगर इससे ज़्यादा लिमिट है तो वो फूड जो है वो हार्मफुल हो सकता है या फिर उसको
उसको एक तरीके से स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी से हटाकर उसको मिस स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आप देखोगे ले डाउन फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स, तो फूड लेबलिंग वगैरह होती है, उसके लिए भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। उसको लेकर के एफएसएसएआई काम करता है। फिर उसके बाद में प्रेस्क्राइबिंग द प्रोसीजर एंड इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू द एनी इंपोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड इनटू इंडिया। आप देखोगे बहुत सारे लोग जो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई करते हैं एफएसएसएआई के द्वारा, तो बहुत सारे लोगों को इंपोर्ट्स में क्या किया जाता है, इंपोर्ट्स में अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी फूड अगर आता है तो वहाँ पर आप देखोगे उनको सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि प्रॉपर जो भी स्टैंडर्ड्स फूड के लिए होने चाहिए वो हैं या नहीं है, तभी उसको रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद में क्या है, ले डाउन मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को लेकर के आप देखोगे एफएसएसएआई के पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड लेबोरेटरीज हैं, रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं, रेफरल लेबोरेटरीज हैं, उसके बाद में आप देखोगे नेशनल लेबोरेटरीज हैं। तो इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट काम है। फूड लेबोरेटरी के लिए एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो। फिर आप यहाँ पर देखोगे क्रिएटिंग एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप देखोगे कि ट्रेनिंग वगैरह भी एफएसएसएआई कंडक्ट कराता है, ठीक है। एक तरीके का जो फोर्स टैग ट्रेनिंग होता है वो भी कंडक्ट कराता है, और नॉर्मल जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग वगैरह एफएसएसएआई ऑर्गेनाइज कराता है। फिर आप देखोगे प्रमोटिंग जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस को प्रमोट करना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एफएसएसएआई के पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, रोल्स हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इतना सारा जो भी चीज़ें हैं आप देखोगे सब चीज़ें एफएसएसएआई के पास में ही हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो एफएसएसएआई जो है वो 11 डिविजन्स के साथ में काम करता है। पहला है स्टैंडर्ड डिवीजन, फिर उसके बाद में आप देखोगे रेगुलेशन एंड कोडेक्स डिवीजन, रेगुलेटरी कंप्लायंस है, क्वालिटी एश्योरेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस डिवीजन है, इंपोर्ट डिवीजन है, रिस्क असेसमेंट है, एफएसएमएस का मतलब है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिवीजन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, लीगल डिवीजन है। ये सारे डिवीजन जो हैं, ये सारे डिवीजन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एफएसएसएआई में देखने को मिलेंगे। जब आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इनमें से ही पूछा जाता है आप किस डिवीजन में ट्रेनिंग वगैरह या फिर इंटर्नशिप वगैरह करना चाह रहे हो। तो ये सारे डिवीजन के साथ में एफएसएसएआई जो है वो काम करता है। यहाँ पर देखो एक गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई है, तो गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे टॉप लेवल पे क्या है, सबसे पहले जैसे कि फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी कौन है, एफएसएसएआई है। तो एफएसएसएआई में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, चेयरपर्सन है, ठीक है। तो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के साथ में यहाँ पर 22 मेंबर हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन है, उसके बाद में यहाँ पर आपको 22 अदर मेंबर देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर ये फूड अथॉरिटी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें चेयरपर्सन प्लस 23 मेंबर है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर दो मेजर एरियाज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक तरीके से एक साइंटिफिक डिवीजन है जिसका काम है स्टैंडर्ड्स को बनाना, ठीक है। तो साइंटिफिक कमिटी होगी यहाँ पर, जिसमें आपका देखोगे चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल होगा एंड 6 इंडिपेंडेंट मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। इस साइंटिफिक कमेटी में कौन कौन मिलेगा आपको, एक तो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल होगा। साइंटिफिक पैनल के बारे में भी आगे डिटेल में हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो साइंटिफिक पैनल का काम क्या होता है, वो डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाने हैं उनके लिए डिफरेंट एक कमिटी होती है, ठीक है, एक टीम होती है आप कह सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ मेंबर होते हैं जिसको हम पैनल बोलते हैं, साइंटिफिक पैनल बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपनी साइंटिफिक एडवाइस वगैरह किसी स्टैंडर्ड्स को लेकर के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिफिक कमिटी होती है, फिर उसके बाद में साइंटिफिक पैनल होते हैं। तो अभी के टाइम पे जो है वो 21 साइंटिफिक पैनल है। एफएसएसएआई चाहे जितने चाहे उतने साइंटिफिक पैनल बना सकता है जितने उसको जरूरत होंगे। दूसरा यहाँ पर सेक्शन जो है वो कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, स्टेट लेवल स्टडिंग कमेटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी है। तो ऐसे आपको यहाँ पर एक हायरार्की देखने को मिलेगी। तो सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा कौन, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, और यहाँ पर स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कौन मीडियम का काम करता है, तो वो है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। एक बार आया भी है जो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप देखोगे कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है।
तो ऐसे करके आपको ये गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई याद रखना है। फिर एफएसएसएआई और फूड अथॉरिटी में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो 22 मेंबर के बारे में जैसे पीछे हमने देखा वहां पर 22 मेंबर होते हैं, तो वो 22 मेंबर कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये सारी चीजें कहाँ मेंशन है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 में मेंशन है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मेंशन है, द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड द फॉलोइंग 22 मेंबर। चेयरपर्सन उसके साथ ही साथ 22 मेंबर होंगे। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि 1/3 शैल बी वुमेन, तो जो 1/3 नंबर होगा वो वुमेन का नंबर होगा। इस पे क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कितने मेंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखो यहाँ पर मेंशन है जो 7 मेंबर होंगे आउट ऑफ 22, अगर 7 मेंबर की बात करें तो वो 7 मेंबर जो है वो कहाँ कहाँ से होंगे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर से होगा, ठीक है। उसके बाद में कॉमर्स सेक्टर से, कंज्यूमर अफेयर से, फूड प्रोसेसिंग से, हेल्थ से, लेजिस्लेटिव अफेयर से, और उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर देखो आप डिफरेंट सेक्टर से मेंबर्स को रखा जाता है जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिससे अगर कोई स्टैंडर्ड्स बनाया जा रहा है या फिर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें कोई क्लैशेस ना हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं कि एफएसएसएआई अगर अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ बनाता है, हो सकता है वो दूसरे सेक्टर के अकॉर्डिंग या फिर दूसरी चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर आप देखोगे कि सही से ना हो पाए। यानी कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उससे दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं वो या फिर कुछ लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी है, कुछ लोगों के लिए ख़राब पॉलिसी है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कंज्यूमर के साथ साथ जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर और कंज्यूमर, मतलब किसी को भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों लोगों का, सभी का एकदम ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं या फिर कुछ भी है उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे डिफरेंट सेक्टर से एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हु शैल बी मेंबर एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो मेंबर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी प्रेजेंस 2 जगह देखने को मिलेगी। सपोज दैट आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पर है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में जब आप देखते हो, तो राज्यसभा में जब आप देखते हो कि जो भी सेशंस वगैरह चलते हैं तो वहाँ पर जो आप देखते हो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, तो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं जिनको हम चेयरमैन बोलते हैं, और जो लोकसभा में होते हैं उनको हम स्पीकर बोलते हैं। तो जो चेयरमैन होते हैं वो कोई अलग चेयरमैन नहीं होते, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक एक्स ऑफिसियो होता है, ठीक है। एक्स ऑफिसियो का मतलब है वो चेयरमैन भी होता है, इसके साथ ही साथ वो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक टाइम पे वो 2 ऑफिसेस को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी जो पर्सन्स होते हैं ये सभी भी यहाँ पर एक्स ऑफिसियो होते हैं। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर 7 मेंबर्स के बाद में 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फूड इंडस्ट्री होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर उसमें भी आपको 1 जो मेंबर है वो स्मॉल स्केल से होना चाहिए, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। ऐसे ही आप देखोगे 3 जो है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए या फिर साइंटिस्ट होने चाहिए। 5 मेंबर जो होते हैं ना वो यहाँ पर क्या है कि जो एक तरीके से जो भी हमारे यूटीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं और स्टेट हैं वहाँ से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली बस याद होना चाहिए कहाँ कहाँ से होने चाहिए। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कितने फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए, कितने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे जैसे यहाँ पर मेंशन है 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से 2 पर्सन होने चाहिए। उसके बाद में क्या है 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर सेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वहाँ से डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पर मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, तो इन सभी को अगर आप काउंट करोगे 7 हो गया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर 2 हो गया, फिर आप देखोगे 3 हो गया, फिर आप देखोगे 5 हो गया, फिर आप देखोगे 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो इन सभी को अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 22 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि लिखा गया है कि द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड इन सच अ मैनर सो एज टू सिक्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस ब्रॉड। कहने का मतलब यहाँ पर है जो चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है वो अपनी फील्ड में पूरी तरीके से एकदम एक्सपर्ट कैंडिडेट होता है, ठीक है, एकदम
क्योंकि इसको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस यहाँ पर लेते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। फिर द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस और अमंगस्ट द पर्सन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन हु हैव बीन एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट एंड इट्स आइदर होल्डिंग और हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ कहने का मतलब है जो चेयरपर्सन होता है ना, वो बहुत बड़ी रैंक होती है, यहाँ पर बहुत बड़ी पोजीशन होती है, क्योंकि उसके पास में यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर बात करो तो सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो एक तो कैंडिडेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि चेयरपर्सन के लिए कौन सा एग्जाम होता है, मुझे डायरेक्टली चेयरपर्सन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है गूगल के आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं कि जब इनका रिक्रूटमेंट आता है, बट वहां पर आप ऐसे एलिजिबल नहीं हो। आपको पहले क्या करना होगा, यूपीएससी क्लियर करना होगा। यूपीएससी क्लियर करने के बाद में जब आप आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, यूपीएससी में भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं। जब आप आईएएस बनोगे, आईएएस के बाद में क्या होगा कि आप कुछ टाइम सर्विस करोगे, कुछ टाइम सर्विस करने के बाद में जब आप आईएएस बनोगे, ऐसा भी नहीं है कि आप आईआरएस या फिर आईपीएस बनते हो। जब आप आईएएस बनोगे उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में जब आपका प्रमोशन होगा, जब आप फाइनली सेक्रेटरी बनोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके बाद में जब सेक्रेटरी रहने के बाद में कुछ टाइम के बाद में आपको इन पोजीशंस पे पहुंचने का मौका मिलेगा। कहाँ पर? चेयरपर्सन की पोजीशन पे। तो इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, इनके लिए बहुत लंबी जर्नी और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब आप जाकर के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चेयरपर्सन के पद पर बैठते हो। ठीक है, तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये। तो इसके बारे में आई होप आपने समझ लिया। अब इसके बारे में यहाँ पर ये भी मेंशन है कि द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन द एक्स ऑफिशियो ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सभी को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, द चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तो चेयरपर्सन, इसके बाद में कुछ अगर ऐसे मेंबर हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, तो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर है वो शैल नॉट हेल्ड एनी अदर ऑफिस। कहने का मतलब है जो चेयरपर्सन है उसके पास में कोई अदर ऑफिस नहीं होगा। कहने का मतलब है वो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन ऑफ द एफएसएसएआई है और किसी अदर ऑफिस को वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ डाउट होता है जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी, वरना आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या पढ़ना चाहिए तो आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये हमारा एक जो नोट्स हैं, ई बुक है, ये आपको मिल जाएगी, इससे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। इन केस कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं सिलेबस में तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स अपडेट करके विदिन 2 to 3 डेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। आप आगे बताना, धीरे धीरे हम चीज़ों को ऐसे ही कवर करते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।